नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 दिसंबर 2022, दिन है रविवार, और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 196 एपिसोड यानी 196 एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों ये 200 एपिसोड अब होने वाला है इस सीरीज़ का, आप लोग के सहयोग और प्यार से। यहाँ पे इस सीरीज़ में इतने सारे लोगों ने अपने कन्फ्यूज़न मुझे भेज के अपने आप को अभी तक में मुझे लगता है अपने सवालों का सही जवाब पाया है, इसी वजह से ये सीरीज़ यहाँ तक आ पाया है। तो इस बार जो सीरीज़ है 196 एपिसोड में, इसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे, लेकिन मैं हमेशा रूल के हिसाब से बोलता हूँ भेजिए तभी मैं सेलेक्ट कर पाऊँगा। इसमें साइकोलॉजी रिलेटेड भी सवाल होता है और स्टॉक्स रिलेटेड भी होता है। तो स्टॉक रिलेटेड कोई भी मेरा पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती, जैसा कि आपको पता है। हर सैटरडे को ये सीरीज़ ऑन होता है, संडे को मैं जवाब देता हूँ सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं 196 एपिसोड का। देखेंगे कि पहला सवाल कौन सा है। कुछ साइकोलॉजी वाला है तो पहले उसको हम लोग डील करेंगे, उसके बाद फिर स्टॉक्स वाले सवालों पर। तो चलिए शुरुआत करता हूं आपके सवाल मेरे जवाब का 196 एपिसोड। जैसा कि आपको पता है फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक ही मेरे लिए मेडिसिन का काम करता है, मेडिटेशन जिसको कह सकते हैं, मोटिवेशन कह सकते हैं, मेरे लिए वही है। जो आपका फीडबैक है मेरे लिए वही एनर्जी है, तो जरूर दिए। शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। तो दोस्तों एक सवाल है, देखिए सचिन कुलकर्णी जी ने औरंगाबाद महाराष्ट्र से लिखा है। इनका सवाल एक्चुअली इंडिकेटर बेस्ड है और इस पर मैं क्लियर कर देता हूँ। इनका सवाल क्या है, सर कैन वी डू इंट्राडे ट्रेडिंग सक्सेसफुली ओनली डिपेंडिंग अपॉन सिग्नल्स ऑफ इंडिकेटर्स, इफ यस विच आर दोज इंडिकेटर्स। सचिन कुलकर्णी औरंगाबाद महाराष्ट्र। इनके दो सवाल हैं। क्या हम इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर के सिग्नल के बेस पर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा इंडिकेटर है। एक्चुअली सचिन जी आपका सवाल इस तरह से होना चाहिए था कि सर मैंने बहुत सारे इंडिकेटर वाले वीडियो देखे हैं, मैंने बहुत सारा इंडिकेटर पे ट्रेड करने का कोशिश किया है सर, लेकिन एक्चुअली कोई भी इंडिकेटर मुझे मेरे संतुष्टि लायक या मेरे मन माफिक रिजल्ट नहीं दे पाता है, फॉल्स सिग्नल भी देता है। तो कैसे हम इंडिकेटर पे ट्रेड करें और कौन से इंडिकेटर को यूज़ करें। एक्चुअली आपने बहुत सारे इंडिकेटर वाले वीडियो देख रखा है, आप चाहे कमेंट में लिखिए या नहीं लिखिए, सच्चाई यही है कि आपने वीडियो देखा है, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए बहुत सारे इंडिकेटर वाले वीडियो देखे कि एक्चुअली सही इंडिकेटर कौन सा है। अब मैं आपको पहले भी इंडिकेटर वाले वीडियो पे मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूँ कि इंडिकेटर बेसिकली, देखिए आप इंडिकेटर के फंक्शन को पहले समझिए, और इसको मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाया था कि आप एक बाइक लेके अपने कॉलोनी में चल रहे हैं या साइकिल लेके कॉलोनी में चल रहे हैं। समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, फिर इंडिकेटर की बात करेंगे। एक साइकिल लेके अपने कॉलोनी में चल रहे हैं, कॉलोनी में 10 गली है, कॉलोनी में 10 छोटे छोटे गली है, हर एक गली में लिखा है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। तो हर 2 पैडल मारने के बाद, हर 5 पैडल मारने के बाद आपको टर्न लेफ्ट का सिग्नल आएगा, इंडिकेशन आएगा, फिर टर्न राइट का सिग्नल आएगा, फिर टर्न लेफ्ट आएगा, फिर टर्न राइट आएगा। इसका मतलब एक छोटे से कॉलोनी में आपको 10 अलग अलग गली हैं तो 10 बार इंडिकेशन मिलेगा लेफ्ट और राइट का। बात समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सारे लोगों को जो कि नए लोग इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप छोटे गली में, अगर एक छोटे एरिया में आप साइकिल चलाते या मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको हर 2 मिनट या 1 मिनट के बाद टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट इस तरह का सिग्नल मिलेगा। आप परेशान हो जाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे। लेफ्ट करें फिर राइट करें, फिर लेफ्ट फिर राइट, परेशान हो जाएंगे। अब आप चार्ट पर समझिए, मैं चार्ट पे समझा रहा हूं। आप छोटे, और वही आप हाईवे पे चलाइए, आप हाईवे पे चलाइए बाइक को, तो आप देखेंगे कि 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको आएगा टर्न लेफ्ट, 10 किलोमीटर चलने के बाद आएगा टर्न राइट, या यहाँ पे ये इलाका का नाम लिखा रहेगा। एक लंबे जर्नी के बाद आपको सिग्नल आता है जब आप एक लंबे हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं। इंडिकेटर भी हमारा सेम उसी तरह से काम करता है सर, कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर किसी भी इंडिकेटर को यूज करेंगे आपको वो बहुत सारा फॉल्स सिग्नल देता रहेगा, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम यही है, लोगों को सही टाइम फ्रेम नहीं पता होता है कि इंडिकेटर को किस टाइम फ्रेम पर यूज करें। और जब आप इंडिकेटर को बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि एक बार इंडिकेटर ने अगर बाय सिग्नल दिया तो काफी लंबे दिनों के बाद वो सेल सिग्नल देगा।
इसका मतलब क्या है कि इंडिकेटर को आप लंबे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, आप उसके लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, इंट्राडे में भी इंडिकेटर यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंट्राडे में इंडिकेटर यूज नहीं होता है, जरूर यूज होता है, लेकिन कंडीशन यहां पे लोग यूज नहीं करते। अब कंडीशन कहेंगे कि क्या है? कंडीशन ये है कि अगर किसी इंडिकेटर के भरोसे आप ट्रेड कर रहे हैं और इंडिकेटर ने आपको कह दिया बाय, तो आपको बाय करना पड़ेगा, और अगर उसी इंडिकेटर ने कह दिया तुरंत से सेल, तो आपको सेल करना पड़ेगा। वापस से फिर सेल करके वापस से फिर आप सेल के पोजीशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड करना पड़ेगा। फिर आप बैठे रहिए जब तक वो सेल बोल रहा है, फिर जैसे वो बाय का सिग्नल दिया, बाय माने पोजीशन कवर करके निकल जाइए। यहां पे फंसते कहां पे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में? एक बार इंडिकेटर ने अगर बाय बोल दिया तो हम बाय कर जरूर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो टर्न करता है, सेल का सिग्नल देता है, हम एग्जिट नहीं करते, हम एग्जिट नहीं करते, और ये हमारे लॉस का कारण होता है। फिर हम इंडिकेटर को दोष देते हैं। इंडिकेटर की अपनी कैपेसिटी होती है सर, इंडिकेटर का अपना एक लिमिट होता है। साइडवेज मार्केट में वो फॉल सिग्नल देगा। साइडवेज मार्केट में दुनिया का सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है जो आपको प्रॉफिट करके दे सकता है। दुनिया का सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी, आज मैं यूट्यूब पे बता रहा हूं, हालांकि हजारों बार मैंने बताया है, सिस्टम को बंद कर दीजिए। दुनिया का ये सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अगर साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो सिस्टम बंद कर दीजिए, कोई माय का लाल आपका लॉस नहीं करा सकता। ये सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करने बैठेंगे ना, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बाय करवाएगा सेल करवाएगा, बाय करवाएगा सेल करवाएगा, बाय करवाएगा सेल करवाएगा, पागल कर देगा। तो साइडवेज मार्केट से अवॉइड। आप वन वे मार्केट में इंडिकेटर का यूज करें जब मार्केट बहुत अच्छा तेजी में रहे या मार्केट बहुत अच्छा डाउन में रहे, तब इंडिकेटर बहुत, कोई भी इंडिकेटर आप पकड़ लीजिए, कोई भी इंडिकेटर, सड़ा गला मरा हुआ इंडिकेटर भी अगर आप पकड़ लेंगे ना वन वे मार्केट डायरेक्शन में, तो आपको वो प्रॉफिट बना के देगा। क्योंकि साइड वन वे मार्केट में हर इंडिकेटर यूज करता, बहुत बेहतरीन यूज करता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पकड़ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर, लोग उसको यूज करने का तरीका नहीं जानते। मैंने कई बार वीडियो बनाया सुपर ट्रेंड पे, मेरे चैनल पे भी रखा हुआ है सुपर ट्रेंड। मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर मैं जो यूज करता हूँ, ब्लैंक चार्ट, मेरा एकदम वही इंडिकेटर होता है। ब्लैंक चार्ट साफ सुथरा चार्ट होता है, और एक ही इंडिकेटर रखता हूँ, मूविंग एवरेज, ईएमए को रख के चलता हूं, और कुछ भी नहीं। और वो भी ईएमए को सिर्फ स्ट्रेंथ देखने के लिए रखता हूं, बाकी उसमें नहीं कि उसके कहने से मैं बाय कर लूंगा, उसके कहने से सेल कर लूंगा, ऐसा नहीं करता हूं। इंडिकेटर एक्चुअली यूज कौन करता है? जो नए नए मार्केट में आते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं चूंकि, और बहुत सारे वीडियो भी देख लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे भी, मैं भी हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बहुत सारे इंडिकेटर का वीडियो बना बना के छोटे छोटे पेस्ट कॉपी करके बना रहे हैं। ये इंडिकेटर यूज करो, वो इंडिकेटर, 50 इंडिकेटर, इतने सारे इंडिकेटर। अरे भाई, इंडिकेटर का एक 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 तरीका होता है। इंडिकेटर कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पर आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे सकता, तभी देगा जब आप उसके हर एक कहने पर आप एंट्री करें। यानी अगर उसने बाय कहा है तो आप बाय करिए, अगर उसने सेल कहा है तो तुरंत से सेल करके शिफ्ट कर जाइए कॉन्ट्रा ट्रेड। फिर उसने बाय बोला तो सेल का पोजीशन कट करिए, फिर बाय में कर जाइए। तब आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं, जो कि 5 मिनट का भी होता है और 15 मिनट का भी होता है। बड़े टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसा कि मैंने पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहा। बेहतरीन इंडिकेटर कौन सा है? दूसरा सवाल आप ये है कि दोज इंडिकेटर। देखिए, कोई भी इंडिकेटर पकड़ेंगे आपका काम हो जाएगा, कोई भी इंडिकेटर पकड़िए आपको काम हो जाएगा, बशर्ते मार्केट वन वे रहे। यहाँ पर जो इंडिकेटर की बात है, कोई ईएमए यूज करता है, कोई इचिमोकू क्लाउड यूज करता है, कोई बोलिंजर बैंड यूज करता है, कोई सुपर ट्रेंड यूज करता है, कोई सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई आरएसआई यूज करता है, कोई एमएसीडी यूज करता है। मैं कहता हूं जब भी इंडिकेटर यूज करें ना, अकेला इंडिकेटर कभी यूज मत करिए। मेरा हमेशा मानना है, एक इंडिकेटर, अगर आप इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हैं तो कभी भी अकेला इंडिकेटर कभी यूज मत करिए, सिंगल इंडिकेटर कभी यूज मत करिए। हमेशा 2 इंडिकेटर रखिए, एक लैगिंग इंडिकेटर और एक लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? जो मार्केट के मूव करने के बाद मूव करता है, यानी उसके पीछे मूव करता है। और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? जो मार्केट के मूव करने से पहले मूव कर जाता है। ये 2 इंडिकेटर अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तब आपका ट्रेड उस डायरेक्शन में बनेगा। और अगर ये 2 सेम इंडिकेटर नीचे के डायरेक्शन का मूव कर रहा है, तो आपका नीचे का ट्रेड बनेगा। लेकिन कंडीशन है, दोनों इंडिकेटर का सेम साइड जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडिंग ऊपर बता रहा है, लैगिंग नीचे बता रहा है और आपने एंट्री कर लिया एक साइड में, नहीं होगा। दोनों सेम साइड में होना चाहिए, और मार्केट का ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके आप इंडिकेटर पे बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे। लैगिंग इंडिकेटर में आता है आपका मूविंग एवरेज, लीडिंग इंडिकेटर में आता है एमएसीडी, मोमेंटम सॉरी दोस्तों, मोमेंटम इंडिकेटर में आता है आरएसआई या स्टोकेस्टिक आरएसआई। ये सारे मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई भी बेहतरीन इंडिकेटर है।
अगर आप RSI को यूज़ करने का तरीका जानते हैं तो वो भी बेहतरीन इंडिकेटर है, आप उसको भी यूज़ करें। तो लैगिंग, लीडिंग और मोमेंटम इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, लेकिन सेम डायरेक्शन में हो, किसी वन डायरेक्शन में हो तभी ट्रेड करें, अदरवाइज कंफ्यूजिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट में वो आपको हमेशा लॉस देगा। तो ये सचिन कुलकर्णी जी के सवाल पे मेरा जवाब था। उम्मीद है सारे जो नए लोग हैं अच्छी तरीके से बातों को समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में सचिन जी स्वागत है आपका, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक धर्मेंद्र पांडे जी हैं जबलपुर से, और इनका सवाल ही बहुत ही बेहतरीन है, और मेरे ख्याल से लगभग जितने भी लोग हैं इस समस्या से पीड़ित जरूर होंगे। तो मैं सबसे पहले धर्मेंद्र पांडे जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा सवाल लिख के मुझे भेजा है। तो सबसे पहले मैं इनका सवाल आपको दिखाऊं। इनका सवाल है, चलिए, कि वो क्या लक्षण दिखने लगे जब आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। इनका सवाल है कि वो क्या लक्षण दिखने लगे जब आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। धर्मेंद्र पांडे जबलपुर। अब देखिए, ये साइकोलॉजिकल इशू है इनका। साइकोलॉजिकल इशू ये है कि ये जब भी ट्रेड करते होंगे या करते हैं तो इनके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि जिस भी स्टॉक्स में ये ट्रेड करते हैं उसी का स्टॉप लॉस कटता होगा और बाकी के टारगेट आ जाते होंगे। ये दूसरा कंडीशन हो सकता है, और ये दूसरा कंडीशन ही मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि जिस भी स्टॉक्स में ये ट्रेड करते होंगे, या जो बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, उसके बहुत सारे लोग ये सवाल भेजते हैं कि सर मैं जिस स्टॉक में ट्रेड करता हूँ ना उसी का एसएल कट जाता है, बाकी का टारगेट जिसको छोड़ देता हूँ उसके टारगेट आ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो देखिए, एक्चुअली आपने खुद अपने सवाल का जवाब दिया है धर्मेंद्र जी, और कि जिस भी स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूं उसके एसएल कट जाते हैं। तो मैंने हमेशा सबसे बोला है और आपसे फिर बोलता हूं कि आप अकेले हैं उस स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आया लोगों का कि वो कहते हैं कि मैं जिस स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उसका एसएल कट जाता है। क्या आपके अकेले ट्रेड करने से वो स्टॉक चलता है? नहीं चलता है ना। यानी कि आप जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया होगा। इशू यहाँ पे क्या है? इशू है कि आप जब ट्रेड लेते हैं ना तो सिर्फ लॉस के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये आप माने या ना माने, बहुत सारे लोग यही करते हैं। आप सिर्फ लॉस के बारे में सोचते हैं। जब आप ट्रेड लेते हैं सिर्फ लॉस के बारे में सोचते हैं कि मुझे लॉस ना हो, मुझे लॉस ना हो, मुझे लॉस ना हो, मुझे लॉस ना हो, और वो लॉस हो जाता है। आप कभी इस चक्कर में नहीं सोचते कि मुझे प्रॉफिट हो, मुझे प्रॉफिट हो, मुझे प्रॉफिट में निकलना है, प्रॉफिट में निकलना है, और कम से कम लॉस में निकलना है। आपको कई बार मैंने लोगों को इस बात को समझाया है कि आप इस चीज़ को भी पॉजिटिव थिंकिंग से सोचिए। निगेटिविटी बहुत आसान है, नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर समाहित करना बहुत आसान है, अंदर आने देना बहुत आसान है। जैसे कि बुरी आदत लगाने के लिए जो है ना, कुछ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है। अच्छी आदतों के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छी आदतों को अपने अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। बुरी आदतों के लिए थोड़ा वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको कोशिश करना होता है, पहाड़ से उतरने के लिए कोई कोशिश नहीं करना होता है, बस आप एक बार लुढ़क जाइए, वो अपने आप नीचे आ जाएंगे, है ना। पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर का स्विच ऑन करना पड़ता है, तब पानी नीचे से जाके ऊपर आता है, उसमें एनर्जी वेस्ट होता है। बहाने के लिए कोई नल खोल दीजिए, वो बहता रहेगा, अपना खत्म हो जाएगा। यानी उसमें निगेटिव चीज़ों में कोई मेहनत नहीं करना होता है, पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और आपका फोकस ज़्यादा चल रहा है निगेटिव के साइड में। आप अपने चारों तरफ एक बार तो पहले लोगों को देखिए, तो आप किस तरह से लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। पहले इस चीज़ को फील करिए कि आप किस तरह के लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। क्या आप निगेटिव लोगों के बीच में घिरे रहते हैं? क्या निगेटिव लोगों से ज़्यादा बात करते हैं? ऐसे लोग आपके दोस्त हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं, या ऐसे लोगों से आप मिलते हैं या ऐसी चीज़ों को आप देखते हैं जिससे निगेटिविटी ज़्यादा आती है? क्या आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर अकेले रहते, लोग अकेले भी रहता है, बैठा रहता है ना, तो थोड़ी निगेटिविटी आ जाती है। लोगों से मिलिए जुलिए, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वे में, किसी से मिलिए पॉजिटिव वे में मिलिए। सवाल ये नहीं है कि कौन सा लक्षण दिखने लगे, सवाल ये है कि हर एक लोग हर एक काम के लिए बना नहीं है। मैं हम सबको कहता हूँ कि सारे लोग सारे काम कर ले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे सिम बेचने के लिए बोला जाएगा, मैं नहीं बेच पाऊँगा। मुझे दुकान खोलने के लिए बोला जाएगा, मैं नहीं खोल पाऊँगा, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता। वो मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं कि मैं बैठ के दुकान जाऊँ। मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, मैं यहाँ शेयर बेच दूँगा, शेयर खरीद लूँगा, सामान नहीं बेच पाऊँगा। बात समझ रहे? तो वो मेरे काम का नहीं, वो मेरे बस का नहीं है। तो हर एक काम हर एक लोगों के बस में नहीं होता है। लेकिन ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें।
कोशिश ना करें, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग आते हैं मार्केट को टारगेट करते कि देखो मार्केट, मैं तुमको 3 साल का टाइम देता हूँ, 3 साल में अगर मैं सक्सेस कर गया तब तो ठीक, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। वो क्लियर कट है, वो बंदा वो क्लियर कट है कि 3 साल में हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम अपना पुराना काम में लौट जाएंगे। कुछ ईगो में आ जाते हैं कि देखो मार्केट 3 साल में हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं करता ही रहूंगा। तीसरा ये होता है कि देखिए आप मुझे प्रॉफिट दीजिए या लॉस दीजिए, मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन मैं सफल होकर दिखाऊंगा। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, आप किस वे में लेते हैं आपको ये समझना है। लक्षण ऐसा कुछ नहीं होता है कि तपेदिक का बुखार आ जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा या इस तरह, तो आपको मार्केट छोड़ देना चाहिए। आप एक्चुअली स्टॉक्स के बिहेवियर को और अपने स्टॉप लॉस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, या फिर आप भटक रहे, दैट मीन्स आप मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीपल चीज़ों को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। मल्टीपल चीज़ों को कभी यूज़ नहीं करना है, सिंगल चीज़ों को यूज़ करना है। मैंने कई दफ़े कहा है, 1000 बार कहा है कि आप 21 दिन नहीं, 21 दिन, मैं तो कहता हूँ कम से कम 1 साल एक ही चीज़ को यूज़ करिए। 1 साल को एक ही चीज़ को यूज़ करिए और आप देखिए उसमें प्रॉफिट बना लेंगे, बशर्ते आपके प्रॉपर स्टॉप लॉस होने। और एक ही स्टॉक्स में पकड़ के करिए ना, 10 स्टॉक छोड़ दीजिए, नहीं करना 10 स्टॉक। आप बहुत जगह ढूंढते हैं, आप बहुत जगह से टिप्स ले लेते होंगे, या हो सकता है नहीं लेते हो, टिप्स आता ज़रूर है नज़र में सामने में, हो सकता है आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि मोबाइल है ना, इंटरनेट का माध्यम है, वो आता रहेगा। आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपका सबसे बड़ा मेन इशू है फोकस। तो कौन सा लक्षण है जब ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए? अगर आप फोकस्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको थोड़ा ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या चाहिए? फोकस चाहिए। अगर फोकस नहीं है, किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आपको ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए, अदरवाइज लॉस होते रहेंगे। दूसरी बात है, आप स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर सकते, अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, या आपको पैसे की निहायत जरूरी है, रोज चाहिए पैसा घर चलाने के लिए, तब आपको ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में रोज पैसा नहीं बनेगा सर, लॉस भी होगा। जिस दिन लॉस होगा वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन बन सकते हैं धर्मेंद्र जी कि आपको रोज पैसा ना बने। और अगर आपको रोज पैसे की जरूरत है, नीड है कि हमको घर चलाने के लिए रोज पैसा चाहिए, तो ये मुश्किल है। फिर आपको ट्रेडिंग जैसे चीज़ों में नहीं आना चाहिए, फिर आपको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि रोज पैसा नहीं बनेगा सर। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं बोल सकता कि मैं रोज पैसा बना, लॉस भी होगा। वो लॉस आपको ऑब्जर्व लेना पड़ेगा। अगर आप वो लॉस नहीं ले पाएंगे तो फिर प्रॉफिट भी नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको जब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, डेली चाहिए पैसा, वो भी ट्रेडिंग से घर चलाने के लिए, तो आपको थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में डेली पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। फोकस्ड अगर आप नहीं है तो आपको ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं समझ पा रहे, तब ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए। बार बार आपके स्टॉप लॉस कट रहे, ये कोई समस्या ही नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है कि बार बार स्टॉप लॉस आप ही का करता है, जिस स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं उसके एसएल कर, ये कोई समस्या नहीं है। ये सबके साथ होता है, 90% लोगों का ये बीमारी है कि मैं जिस स्टॉक में ट्रेड करता हूँ मेरे एसएल कट जाते हैं। ये कोई समस्या नहीं, समस्या वहाँ है कि आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका पैसे की निहायत ज़रूरत है और आप ट्रेडिंग से ही चाह रहे हैं, तब फिर आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। तो ये सब थोड़े थोड़े लक्षण है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, बने रहिए, डटे रहिए सर, सफलता मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो गिर कर उठता है वही जीतता है। ठीक है धर्मेंद्र जी, तो ये है आपके सवाल पे मेरा जवाब। चलिए आगे बढ़ूंगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल दोस्तों ओमकार दभाडे थाने से लिखा है इन्होंने, ओमकार दभाडे जी, थाने महाराष्ट्र से इनका सवाल है। सर मैंने पोर्टफोलियो होल्ड किया है, इन स्टॉक्स का व्यू बताइए। बजाज फिनसर्व, बाय प्राइस 1642, क्वांटिटी 15 है। टाटा स्टील 111 के भाव पे लिया 100 क्वांटिटी। सीएससी 76 रुपये 20 पैसे पे लिया 400 क्वांटिटी। गेल को 90 रुपये 85 पैसे पे लिया 750 क्वांटिटी। तो क्या व्यू है? तो मैं आपको इसको स्टॉप लॉस बताता हूँ, लेवल बताता हूँ, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल की भी बात कर लेंगे। यहाँ पे बजाज फिनसर्व को सबसे पहले देखेंगे, 1642 रुपये पे लिया हुआ है बजाज फिनसर्व में। तो चलते हैं 1642 के साथ बजाज फिनसर्व। ये आगे आपके पास बजाज फिनसर्व का चार्ट, ये एस्प्रेसो का डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है। जैसा कि आपको पता है, मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है आप लोगों को। और एस्प्रेसो का ये बेहतरीन ट्रेडिंग टर्मिनल भी आपको आप अकाउंट ओपन होने के साथ ही मिल जाता है। तो खैर चलिए, फिलहाल यहाँ पे बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं। मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच दिसंबर 22 का इनरोलमेंट स्टार्ट है, चाहे तो वहाँ पे इनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड है आप लोग तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे आपको बार बार में नोटिफिकेशन आ भी रहा होगा। 1642 के ऊपर आपने लिया और ये गिर गया, शायद इस वजह से थोड़ा डर आपको लग रहा है इस कंडीशन में। मैंने परसों तरसों ही 3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, क्या मार्केट गिरेगा करके मैंने एक वीडियो बनाया था, और अगले दिन मार्केट गिरा। बृहस्पतिवार के रात में वीडियो बनाया 8 साढ़े 8 बजे, और फ्राइडे को मार्केट गिर गया।
तो बिल्कुल मेरी बात सही साबित हो गई उस जगह पे, इसी वजह से आपको लग रहा है यहाँ पे डर भी लग रहा है। देखिए एक इसका जो करेंटली 1642 पे आपने ऊपर के भाव पे लिया हुआ है और इस बॉक्स के नैरो रेंज में आपने खरीदा हुआ है, इसके बीच में खरीदा, ये गलती किया आपने। इस बॉक्स के बीच में कभी लेने का नहीं होता है, जब भी लेना है बॉक्स के ऊपर है। कल आप मेरा रेक लिमिटेड वाला स्टॉक देखिए, मैंने कल आपको वीडियो बना के दिया है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर कि पैटर्न बिहेवियर कैसे समझना है। आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, पैटर्न बिहेवियर कैसे समझे, आपको हमेशा उस वीडियो को देखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। देखिए सबसे बड़ी बात, जब तक ये 1665 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा बजाज फिनसर्व, अब मूवमेंट इसमें नहीं बनेगा, तो 1665 का इंतजार करिए। और जो स्टॉप लॉस बनता है थोड़ा दूर का बन रहा है दोस्तों, 1500 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है ओमकार जी, 1500 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है। तो अगर उतना होल्ड कर सकते, उतना रिस्क ले सकते हैं तो जरूर रखिए 1500 के एक स्टॉप लॉस के साथ में। और 1665 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर वापस ये 1700, 1750, 1800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। थोड़ा करेक्शन कर रहा है स्टॉक, तो करेक्शन, एक समय इसके पास स्टॉप लॉस 1550 का भी है, लेकिन उतना ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, 1500 का ज्यादा बढ़िया स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। टाटा स्टील, इसको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखिए ना। टाटा स्टील को मैंने पहले भी कहा है कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन ये सब कुछ नहीं करना, इसको होल्डिंग 111 पे लिया, कोई टेंशन नहीं। इसको नीचे मिले ना तो और एंट्री करना है, डीप पे और एंट्री करना है। ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रखना है, पोर्टफोलियो को रखना है, बाल बच्चे के लिए रखना है ना, अपने लिए नहीं रखना है, इसको बाल बच्चे के लिए रखना है। 111 पे लिया है, होल्ड करके रखिए, अगर नीचे मिलता है तो क्वांटिटी को ऐड भी करिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये अपना मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी आपको बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दी, ये मेरा अपना व्यू है कि मैं इस स्टॉक पे इस तरह का व्यू रखता हूँ। आपको भी अगर लगे डाउट तो आप अपना जरूर किसी और से सलाह मशवरा जरूर करिए, मेरे कहने पे ना रहें, क्योंकि यहाँ पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तो होती नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरा व्यू इस पे लॉन्ग टर्म का होता है, पोर्टफोलियो के लिए होता है। आप इसको होल्ड करिए, नीचे के लेवल पे आने पे एंट्री और भी ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जो स्टॉक है वो है CSC 76 रुपये 20 पैसे पे लिया है, कोई दिक्कत नहीं, CSC लिया है तो क्या दिक्कत है, अभी तो उसमें बिजली की खपत बढ़ रही है ना सर, ठंड में थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी आएगा तो बिजली खपत बढ़ेगी। अभी आपने नीचे के भाव पे लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस 70 रुपये का लगा लीजिए, होल्ड करिए, 78 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो 80 से लेकर 82 तक के टारगेट देखने को मिलेगा CSC में। इसके अलावा आपने गेल लिया हुआ है, तो चलते हैं गेल पे। गेल का प्राइस आपने लिया है 90 रुपये 85 पैसे पे, 750 क्वान्टिटी, 90-85 यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 91 रुपये पे ले लिया, और इसे उसी के आसपास में चल भी रहा है। करेंट भाव 90-85 उसी पर आपने लिया है। स्टॉप लॉस जो लगेगा 87 का लगेगा, 95 का एक हर्डल है। अगर ये 95 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको मूवमेंट 97, 99 और 100 तक के टारगेट देखने को बनेगा गेल में। तो आप इसको भी थोड़ा लंबे समय के लिए रखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ऊपर की तरफ गया तो थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। तो ये है ओमकार दवाडे जी, थाने महाराष्ट्र से। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूँ। अगला सवाल है CK पंडित जी गुजरात से लेवल पूछ रहे हैं, टाइम टेक्नो, न्यूरेका एंड अंबर को किस प्राइस पे लेना है, नहीं लेना है, ये जानना चाहते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात कर रही है, तो टाइम टेक्नोप्लास्ट, देखिए टाइम टेक्नोप्लास्ट में अगर आपको लेना है तो लेने का भाव, सही भाव आता है 70 के आसपास का। अगर उसके आसपास मिले 75, 70 तो जरूर लीजिए, नहीं अगर आता है तो 105 के ऊपर लीजिए, 105 रुपए के ऊपर टाइम टेक्नोप्लास्ट में पोजीशन बनाइए, या 102 से 3 रुपए के ऊपर में भी निकले तब भी पोजीशन बनाया जा सकता है टाइम टेक्नोप्लास्ट में। ये मेरा अपना व्यू है, अपना रिसर्च है, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। इसके अलावा आप न्यूरेका और अंबर की तरफ भी देखना चाह रहे हैं, तो न्यूरेका में मेरा उतना व्यू नहीं रहता है, न्यूरेका को मैं कभी पसंद भी नहीं करता हूँ। न्यूरेका का एक समय था कोरोना का, अभी फिलहाल कोई भी समय वगैरह ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रिस्क लेना है तो 535 रुपए के ऊपर जब निकले तब न्यूरेका लीजिए, उसके पहले मत लीजिए। 500 के आसपास मिल रहा है आपको, 535 के ऊपर लेना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, 535 से 40 के ऊपर निकले तो थोड़ा एक मूवमेंट बन सकता है न्यूरेका में। इसके अलावा अंबर की बात कर लेते हैं, तो ये CK पंडित जी का तीसरा स्टॉक है अंबर इंटरप्राइजेस, और ये 2000 के आसपास में चल रहा है। तो 2070 के ऊपर लीजिए, या 2050 के ऊपर भी अगर निकलता है तब लीजिए। अदरवाइज ये 1920-30 के आसपास आता है तब लीजिए, है ना। 2-3 जगह बनेंगे, 1920 से 30 के आसपास लीजिए, या 2050 के ऊपर लीजिए, अभी मत लीजिए, ठीक है। CK पंडित साहब फीडबैक जरूर दीजिए, हालांकि आप देते नहीं है लेकिन देने की कष्ट जरूर करें सर। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है, धर्मेंद्र जी का सवाल का जवाब दे दिया है। और गुजरात से ही भरीच गुजरात से पटेल आई वाइज साहब लिख रहे हैं, इनका सवाल है बैंक निफ्टी 43,500 का एक लॉट 353 पे लिया है, 43,600 का एक लॉट 268 पे लिया है,
और 15 दिसंबर इसका एक्सपायरी है, कितना एसएल से होल्ड रखें मंडे को, और इन्होंने लिखा है कॉल लिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में इन्होंने लिखा है कॉल लिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कॉल या पुट लिखा नहीं था तो नीचे में लिखा है इन्होंने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया है तो ले लिया सर, अच्छी बात है। एक्चुअली कॉल आपने लिया हुआ है और मार्केट उसी दिन गिर गया, तो देखिए मैंने तो पुट दिया था सारे लोगों को भाई कि पुट लेना है, और पुट लेने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बना, जैसा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल देता हूँ, और अपने मोबाइल ऐप पर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर भी कॉल देता हूँ, तो सारे लोगों ने बेहतरीन प्रॉफिट बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये सारे सर्विसेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके चलता हूँ ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। लोग पैसे दे के भी वैसे कॉल नहीं हासिल कर पाते जैसे मैं फ्री में देता हूँ। अब देखिए आपने कॉल ले लिया है बैंक निफ्टी का, तो मैं आपको इसके स्पॉट के प्राइस बताऊंगा, ठीक है, स्पॉट के प्राइस बताऊंगा। अगर स्पॉट का वो प्राइस ब्रेक हो जाता है तब आपको अपने कॉल से निकल जाना चाहिए। मैं स्पॉट के प्राइस बता रहा हूं पटेल साहब, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके कॉल और पुट का प्राइस नहीं बता रहा, मैं स्पॉट का प्राइस बता रहा हूं। क्लोजिंग कर गया 43,633 पर, अगर ये 43,500 के नीचे ही होल्ड करता रह गया, 43,500 के नीचे अगर होल्ड करता रह गया तो आपको अपने कॉल से एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर ये ऊपर 43,800 को दोबारा ब्रेक कर जाता है तब फिर आप अपने कॉल में बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पॉट के प्राइस मैंने बताया पटेल जी, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल है घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, इनका सवाल है गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग BTST हीलिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज द finest content I have ever come across. What an awesome content you have provided us, sir. I highly recommended this BTST healing strategy for everyone. Actually मैंने BTST STBT का एक कोर्स अपलोड किया था, 595 पर है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं कि किस तरह से BTST और STBT ट्रेड को लेके जाना चाहिए, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, कौन से इंडिकेटर यूज करना चाहिए और क्या पैरामीटर होना चाहिए। इन सब चीज़ों को मैंने वहाँ पे बिल्कुल अपने उस स्ट्रैटेजी में बताया, उस वीडियो में 595 में, और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं, जैसा कि ये भेजते रहते हैं मुझे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू घनप्रीत साहब। सेकेंडली अब ये लिख रहे हैं आई एम होल्डिंग द फॉलोइंग स्टॉक, काइंडली सजेस्ट द स्टॉप लॉस फॉर द सेम। कैंटाबिल रिटेल क्वांटिटी 625 को 80 रुपये ही राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं, 79.65 पैसे लिया ऑन एन एवरेजिंग 2017 से इन्होंने कैंटाबिल रिटेल को लिया और अभी शायद 1000 रुपये के आसपास में कैंटाबिल रिटेल चल रहा है। देखिए ज़बरदस्त प्रॉफिट में है ये कैंटाबिल रिटेल में, और 80 रुपये के आसपास लिया है और इनका प्राइस अभी चल रहा है 1100 रुपये का, है ना, और भी ऊपर गया था 1500-1600 चल गया था। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है इनके पास में, 750 क्वांटिटी ना, 625 क्वांटिटी है, तो ज़बरदस्त 2017 से ये होल्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी 5 साल से ये होल्ड कर रहे हैं और ज़बरदस्त मूवमेंट में आप 2017 का चार्ट भी देखते हैं तो बिल्कुल सही, यहाँ पे एवरेज प्राइस 80 के आसपास में जरूर होगा इनका। तो स्टॉप लॉस जो बनता है आपका ना सर, स्टॉप लॉस आप 1000 का राउंड नंबर लगा लीजिए, और अगर मैं तो कहूँगा कि 625 में से कुछ क्वांटिटी को आपको ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। कैंटाबिल रिटेल में 50% क्वांटिटी ज़रूर बुक करिए और उस पैसे को किसी दूसरे स्टॉक में आप मूव करा दीजिए या डाल दीजिए। एक सपोर्ट है इस एरिया का, अगर इस एरिया को नीचे ब्रेक करता है, इसलिए मैंने आपको कहा 1000 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए और वहां पे होल्ड करके चल सकते हैं। कैंटाबिल रिटेल जबरदस्त प्रॉफिट में बने रहिए। विंध्या टेलीलिंक्स 838 क्वांटिटी 59.60 रुपये पे लिया, ये भी काफी अच्छा ऊपर के भाव पे चल रहा है। विंध्या टेलीलिंक्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके। तो चलिए विंध्या टेलीलिंक्स का चार्ट है और ये आ गया आपका 1667 रुपये के आसपास में चला है। देखिए विंध्या टेलीलिंक्स का इनका एवरेज प्राइस है 60 रुपये के आसपास, और इन्होंने 2008 से ही लिया है। अब 2008, अब 12 साल हो रहे, 12, 8, 20, 14 साल हो गए। 14 साल से इन्होंने विंध्या टेलीलिंक्स को होल्ड किया, 838 क्वांटिटी 59.60 पे, तो ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट भी बने हुए बिल्कुल। तो सर आप बिल्कुल आप चाहें तो इसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 400-500 क्वांटिटी की प्रॉफिट बुक करें, ज़बरदस्त प्रॉफिट में आप इंजॉय करिए। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप 1390 रुपये के आसपास का लेके चल सकते हैं, राउंड नंबर 1400। और अगर एक बार 1770-80 के ऊपर निकल जाता है तो आप फिर मूवमेंट में आ जाएंगे और अच्छी बात। लेकिन फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि ज़रूर क्वांटिटी बुक करें, कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर लिए, नहीं 50%, 30% की क्वांटिटी बुक करें, क्योंकि उस पैसे को फिर किसी दूसरे स्टॉक में यूज़ किया जा सके, अपने पैसे को मूव कराते जाना है ना। जेबी केमिकल एंड फार्मा को 400 क्वांटिटी 65 पे लिया है, 2010 में लिया, ये भी काफ़ी सालों से ये होल्ड कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो चलते हैं 400 क्वांटिटी 65 के भाव पे जेबी केमिकल, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त ऊपर के भाव पे चल रहा है जेबी केमिकल, और ये जेबी केमिकल आ गया यहाँ पे। चलिए
और इनका भाव चल रहा है जेबी केमिकल में अभी देखिए 2048 रुपये का, इनका भाव प्राइस है 465 रुपये का, ओनली 65 है, और इन्होंने 2010 में लिया। तो एक बार हम लोग चलते हैं 2010 के समय में, देखते हैं क्या वो प्राइस वहाँ पे था 2016 और 2009। तो यहाँ पे आप देखिए 91 रुपये, या छोटा सा है, यहाँ पे ज़रूर होगा 71 रुपये चल रहा, 65 का इनका एवरेज प्राइस है, बिल्कुल 2010 में था, और वहाँ से ये अभी तक ये होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में ये बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में। तो सर जेबी केमिकल में एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 1890 रुपये के आसपास का, होल्ड करिए, 2100 के ऊपर निकलता है तो आपको जेबी केमिकल में ज़बरदस्त प्रॉफिट बनेगा। आप लगभग यहाँ पे करोड़ रुपया अगर काउंटिंग किया जाए तो आप लगभग करोड़ के आसपास में प्रॉफिट में आएंगे, या टोटल क्वांटिटी लमसम पहुंच ही जाएंगे वहाँ तक, डिविडेंड और बोनस स्प्लिट सब मिला करके, है ना, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट में। अब ये लिख रहे हैं, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर रेगुलर सपोर्ट एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स योर स्टूडेंट। वेलकम सर, थैंक यू, आप फॉलो करते हैं, ये बड़ी बात है। प्रॉफिट में एंजॉय करिए, फैमिली के साथ में मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। गनप्रीत सिंह साहब के बाद जो है अगला सवाल है तनवीर आलम जी का, दिल्ली से। अब ये क्या लिख रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। ये लिख रहे हैं, सर मेरे पास HUL 2140 की कॉल है, दिसंबर 57 की बाइंग है, अडानी पोर्ट 900 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2140 की कॉल है सर, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ही है ना, HAL तो नहीं है ना, HAL क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी होता है। HUL जहाँ तक मुझे याद है 2700 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और आपने यहाँ 2140 की कॉल लिखा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग हिंद यूनिलीवर को देखते हैं क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हिंद यूनिलीवर देखिए मेरे ख्याल से 2700 के आसपास का प्राइस है, और आपने 2140 की कॉल ली हुई, ऑलरेडी 59 पर आपने लिया हुआ है 2140 का कॉल, लेकिन मेरे ख्याल से आपने HAL होगा सर, मेरे ख्याल से HAL होगा, HAL उस भाव का प्राइस है। HAL ये भी 2700 के आसपास चलता है, HUL ही होगा, मैं मान के चलता हूँ HUL, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये तो हम लोग एक बार उसका भाव देख लेते हैं। 2700, ये तो मेरा स्विंग कॉल दिया हुआ था, इसी के ऊपर की बाइंग थी, 2700 के ऊपर की बाइंग, अच्छा खासा चल भी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई लगा दिया है 2740 रुपये का, फर्स्ट टारगेट डन भी है मेरा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो कॉल ले रखा है, आप समझिए हिंदुस्तान 57 की बाइंग है दिसंबर की, और 2140 का कॉल है, तो ऑलरेडी मैं आपको स्पॉट के प्राइस बताता हूँ सर। स्पॉट का प्राइस है 2700, अगर ये 2700 के नीचे सस्टेन कर जाए तनवीर जी, तब आप निकलिएगा अपने कॉल से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2700 2680 के नीचे अगर क्लोज करता है, मैं बोल रहा हूँ क्लोज करता है 3:15 बजे के आसपास में, उसके नीचे ही ट्रेड करता रहता है 2700 2680 के आसपास में, तब आपको इस अपने कॉल से एग्जिट कर देना चाहिए। फिर भी हम लोग एक बार इनका कॉल का प्राइस देख लेते हैं। 2140 का कॉल लिया है ना, ठीक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन अब आपने पहले से ले रखा है तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान यूनिलीवर LVR 2140, यही मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है आपका कि 2140 का है, क्योंकि 2100 का आ नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है ना। ये जब भी दिखाएगा तो अच्छा 2740 देखते हैं। देखिए 2740, सर मुझे यही डाउट हो रहा है तनवीर जी, 2740 का ही आपने कॉल लिया होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मुझे अब पूरा है कि आपने गलती लिखा है, 2140 नहीं होगा, वो 2740 होगा। मुझे शुरू से डाउट हो रहा था, पता नहीं क्यों 2740 का होगा, 2140 तो दिख ही नहीं रहा है मुझे वहाँ पे, इस वजह से। ठीक है, तो उम्मीद है आपने यही लिया होगा। अगर ये 2680 के नीचे स्पॉट में क्लोज करता है तो फिर आप एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है तनवीर जी, हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है आपसे लिखने में, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, गलत वहाँ पे दिखा रहा है, अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अडानी पोर्ट 900 की बाइंग है आपके पास में, तो ठीक है सर, अडानी पोर्ट में 900 की बाइंग है, आपने ऑलरेडी इसको कैश में लिया है ना, अडानी पोर्ट 900 की बाइंग है, कैश में लिया हुआ है, तो आप 890 के आसपास में ज़्यादा स्टॉप लॉस 865 के लगेगा, 865 के नीचे सस्टेन कर जाए, निकल जाइए। 910 के ऊपर 15 के ऊपर दोबारा रुके तो फिर होल्ड करके रखे रहिए अडानी पोर्ट को। तो ये है तनवीर आलम जी दिल्ली से। अगला सवाल है सुधीर कुमार जी पटना से, लिख रहे हैं कि सर आई हैव मेड पोजीशन इन द फॉलोइंग स्टॉक, इट इज जस्ट टू यू काइंडली टेल द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। एक्सिस कैश टेक्नोलॉजी को 305.40 पे लिया, ई मुद्रा 360 पर है, डांगी डैम 23.68 पे है। डांगी डैम में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है सर, वो अभी स्पिल्ड भी शायद हुआ था ना। अडानी ग्रीन 2502 पर है, और ट्रेंड 1530 पर है। तो चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके देखें, इनका सब स्टॉक्स की बात करें।
और इनका स्टॉक है। एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी को 305 रुपये 40 पैसे पे लिया है। तो चलिए 305.40 देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्सिस, ये बिंजे ट्रेडिंग टर्मिनल है, आपको बता दूं, जो जब आप एस्प्रेसो में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये ट्रेडिंग टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्सिस कैट 305.40 पे लिया, 292 चल रहा है, थोड़ा ब्रेकडाउन है, इस वजह से शायद इनके अंदर डर आ चुका है। तो एक स्टॉप लॉस आप लगा लें 270 रुपये का। सपोर्ट एरिया, अगर वो सपोर्ट एरिया टूट जाता है किसी भी कारण में तो थोड़ा सा ब्रेकडाउन और भी होता हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। और टारगेट की बात करें तो जब तक 315 के ऊपर नहीं निकलेगा फिर मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं होगा एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी में। अगला है आपका ई मुद्रा 360 पर लिया हुआ है। तो चलते हैं ई मुद्रा के आसपास में और देखते हैं क्या हिसाब है। 360 पर आपने लिया, 317 से 18 चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी आप बने रहिए, 320 से 22 के ऊपर निकलता है तो वापस आपका एक बार उछाल मिलेगा। और आप इस स्टॉक को ना शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत रखिए, आप इस स्टॉक को इंट्राडे के लिए बिल्कुल मत रखिए, आप इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करिए ई मुद्रा को। देखिए देश में गिनी चुनी कंपनियां जो मोनोपोली बिजनेस करती है और इसका बिजनेस मोनोपोली वाला एक ये जो काम ई मुद्रा करती है ना, इसका एक ही कॉम्पिटिटर है इस देश में, वो है सिफी, SIFY सिफी। तो ये दूसरा वो काम करती है और ये काम करती है, दो ही कंपनी है। तो इस स्टॉक्स में आप थोड़ा बने रहिए, थोड़ा लंबा समय दीजिए इस स्टॉक को, ठीक है सर। और आपको स्टॉप लॉस ऐसे मैंने बता दिया, अगर डर लगे तब 300-290 के नीचे गिरे तब, अदरवाइज मेरे गिरने पर भी कोई खास परेशानी की बात नहीं होगी क्योंकि स्टॉक बाउंस कर जाएगा। 330-325 के ऊपर निकले बाद फिर इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा। डांगी डेव 23 रुपये 68 पैसे पे लिया है। चलते हैं डांगी डेव, ये तो मेरा मल्टीबैगर स्टॉक के लिस्ट में था जो मैंने दिया भी था, और स्टॉक ने 460 तक की यात्रा किया था डांगी डेव, जब मैंने 150-53 के आसपास में दिया हुआ था, और वहाँ से स्टॉक 460 चला गया, फिर स्टॉक ने स्पिल्ट किया है। अभी आपने शायद पकड़ा होगा, इस वजह से ये आपको लग रहा है। 23 रुपये 68 पैसे आपने लिया। अब जब तक 21 रुपये को नहीं ब्रेक कर जाना तब तक इसमें मूवमेंट नहीं मिलेगा सर, क्योंकि स्पिल्ट हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गया। आप बात समझिए, स्पिल्ट हुआ तो जिसके पास होल्डिंग है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई ना, तो वो बढ़ा हुआ क्वांटिटी को बेचेगा, बेचने के वजह से ये थोड़ा सा गिरावट हो रहा है। तो 21 रुपये के ऊपर निकले तो मूवमेंट करेगा, अदरवाइज 15 रुपये के नीचे निकल जाए तो और कमजोर हो जाएगा डांगी डम्स, इसको ध्यान रखना है। अडानी ग्रीन 2502 रुपये के आसपास में लिया, तो चलते हैं हम लोग अडानी ग्रीन में 2502 रुपये के आसपास में आपने लिया है, और अभी फिलहाल 2050 रुपये चल रहा है, यानी कि 500 रुपये लगभग आप लॉस में चल रहे हैं। अब इसके साथ दिक्कत है सर, इसके साथ प्रॉब्लम है कि 1970 के नीचे अगर निकल गया तो वापस 1700 आ जाएगा, और मूवमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक 2150 से 2200 को जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको सुधीर जी। आगे है ट्रेंड 1530, बने रहिए, सीधा नाम सुन लिया बोल दिया, बने रहिए, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ट्रेंड में 1530 पे आपने लिया है, कोई दिक्कत नहीं, गिर भी गया होगा तो भी टेंशन नहीं है, ट्रेंड पे बने रहिए, इसमें स्टॉप लॉस की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए इसको। 1520 से 25 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1600 तक के लेवल दिखा देगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बने रहिए, इसमें ट्रेंड में कोई टेंशन नहीं है। डीप आ जाए तो थोड़ा क्वांटिटी ऐड भी करके चल सकते हैं ट्रेंड में। तो यह है सुधीर कुमार जी पटना बिहार से, जिसका जवाब मैंने आपको दिया है। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है सुनील जैन जी लिख रहे हैं, आरबीएनएल के कुछ शेयर बाय किए हैं 40 पर, लॉन्ग टर्म व्यू है, पार्शली प्रॉफिट बुक करना सही होगा या होल्ड करना। देखिए आरबीएनएल अभी 80 के आसपास में चला गया था, मेरे पास भी आरबीएनएल है, मैं बता दूं आरबीएनएल मैंने 18 रुपये 90 पैसे से होल्ड करके रखा हुआ है, और अभी भी मैंने इसको बेचा नहीं है। हालांकि जब 18 रुपये 90 पैसे से लिया मेरे पास बड़ी क्वांटिटी थी, तो मैंने इसके डबल होने पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया था, उतना पैसा जितना मैंने लगाया था उतना मैंने बुक कर लिया, बाकी छोड़ दिया था, और अभी भी शानदार चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है मेरे पास और अभी भी प्रॉफिट में हूँ ज़बरदस्त तरीके। आप भी प्रॉफिट में 40 रुपये से आपने लिया हुआ है, 67 रुपये के आसपास में चल रहा है। सर बुक करना चाहिए ज़रूर, एक बार पार्शली प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेने से कुछ क्वांटिटी आपको निकालिए, आरबीएनएल होल्ड करिए, और वापस 40 के भाव पे नहीं आएगा जैसे चांसेस हैं, यहाँ से एक बार बाउंस करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 60 रुपये का बनता है, 60 रुपीज़ का, 75 के ऊपर निकल जाए तो फिर मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब देखिए 40 रुपये तक नहीं आएगा, मैंने ये बात बोला है, कंडीशन है कि क्रैश ना हो जाए, जब तक मार्केट क्रैश नहीं हो जाए तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आरबीएनएल में। एक बार थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए सुनील जैन साहब। ये है सुनील जैन जी मुंबई से। अब आगे बढ़ूँ और अगला सवाल है राहुल पटेल जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं, सर आपने एक रिसेंटली वीडियो डाला था
पोर्टफोलियो को हेज करने के रिलेटेड, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि कितने लॉट्स लेने चाहिए हेज करने के लिए। अगर हम निफ्टी 20 को बाय करते हैं एवरी 2 से 3% के फॉल पर, एंड जब भी उसमें से 2 से 3% का प्रॉफिट हो जाए उसको बुक कर ले, अगेन सेम कर सकते हैं। तो ये तो स्विंग कॉल्स हो गए, स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा ना, फिर तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया। बिल्कुल आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं सेम पर्पज, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बात है कि अब जो आप मैंने पुट लेने के लिए कहा था कि पुट ले लीजिए आउट ऑफ द मनी का, तो कितना, ये आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है ना, पोर्टफोलियो और उस स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू क्या आ रहा है। तो जितने स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू आता है, मान लेते 500 का प्राइस चल रहा है अगर पुट का, तो आप अगर 10 लॉट ले लेते हैं, 10 लॉट भी ले लेते हैं, तो 500 गुना 10 हो जाएगा, कितना चल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 50 का लॉट होता है तो कितने क्वांटिटी आ जाएंगे, इस हिसाब से आपको जोड़ के देखना कि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना। अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम, ये देखिए जो इंश्योरेंस होता है ना, वो क्या है, पुट क्या है या कॉल क्या है जो आप हेज करते हैं, वो एक तरह का इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस में तो प्रीमियम ही तो देते हैं, पूरा वैल्यू थोड़ी देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 लाख का है तो कम से कम उसका 15 से 20% हमारे पोर्टफोलियो में हेजिंग होना चाहिए हमेशा, जितना भी है उसके हिसाब से लेके आपको चलना चाहिए। और निफ्टी 20 वाली जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसको स्विंग की तरह से यूज़ कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग आता है तो ज़रूर यूज़ करें राहुल जी। ये है राहुल पटेल जी, गुजरात अहमदाबाद से। अगला सवाल है अमर कुलकर्णी जी लिख रहे हैं। देखिए अमल कुलकर्णी जी का सवाल तो बहुत अच्छा है। इनका लिखा है, सर आपका वीडियो देखा, क्या मार्केट गिरेगा, बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने किया है, बहुत धन्यवाद। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, लेकिन निफ्टी जब से स्टार्ट हुआ है बढ़ता ही जा रहा है। सर तो आदमी हो या कोई भी हो, मार्केट वो बढ़ेगा ही ना, उसका तो काम है, जिसका जन्म हुआ वो तो बढ़ेगा ही, पेड़ पौधा बढ़ता ही रहता है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, आंधी तूफान भी तो आता है, तो थोड़ा मोड़ा करेक्शन आएगा ना। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा निर्भर है। हमारी गवर्नमेंट अगर स्वदेशी इन्वेस्टमेंट को चलाना देकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री करेगी तो ज़्यादा पैसा मार्केट में आकर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। चलिए ये तो खैर आपका व्यू है। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे याद है कि आपके कुछ पुराने एक वीडियो में आपने एक स्टॉक बताया था इलसीड, जो मल्टी बैगर हो सकता है। मैंने बहुत बार ये स्टॉक खरीदने की कोशिश की लेकिन आज तक मिला नहीं, ऐसा क्यों होता है? जो स्टॉक 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं उनको कैसे पहचाने, चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए आपने कहा इलसीड मल्टी बैगर हो सकता है, मैंने एक स्टॉक बताया था, एक्चुअली वो मल्टी बैगर हो नहीं सकता। ऑलरेडी वो 17 रुपये 15 रुपये के आसपास चल रहा था। मैंने तब उस वक्त उसको बताया था कि भाई आप इलसीड में पोजीशन अगर मिलता है तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि 15 रुपये का ये स्टॉक है और ये आपको जब भी वैल्यू देगा तो 4 लाख के आसपास, यानी कि बेचने जब आएगा तो कम से कम 4 लाख एक शेयर का वैल्यू होता है लगभग। तो अब यहाँ पे स्पिल्ड होकर ये 3 रुपये पे आ गया, ये अभी भी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? रीज़न समझिए इसके पीछे का कि इलसीड, आप वीडियो जाके पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली इलसीड इन्वेस्टमेंट के जो प्रमोटर है ना, वो एशियन पेंट का मालिक है। ध्यान से सुनिए, एशियन पेंट कंपनी के जितने प्रमोटर है वही इलसीड इन्वेस्टमेंट का भी प्रमोटर है। तो इलसीड इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ लगा है? एशियन पेंट में। एशियन पेंट ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, तो एशियन पेंट के अगर वैल्यूएशन को किया जाए तो उसका जो हिसाब चल रहा है, जो अभी वैल्यू चल रहा है, उसके हिसाब से जब ये इलसीड इन्वेस्टमेंट उससे अपना पैसा निकालेगा, एशियन पेंट से मांगेगा कि मुझे अपना पैसा दे दो, ठीक है, क्योंकि ये अलग कंपनी वो अलग कंपनी, लेकिन प्रमोटर सेम है, लेकिन मांगेगा पैसा ना, कंपनी तो पैसा लेगी ना। तो कंपनी जब पैसा लेगी तो अभी के वैल्यू से उसको मिलेगा। तो इलसीड इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ना, अचानक से कई गुना बढ़ जाएगा, लगभग एक शेयर का भाव 4 लाख बन जाएगा। तो ये कैसे पता चलता है? ये आपको तो एक बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा, प्रमोटर को रीड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर को जाके देखना पड़ेगा, यानी कि फंडामेंटल आपको रीड करना पड़ता है, तभी जाके ऐसे सब पता चल पाता है। जैसे एशियन पेंट को आप पढ़ेंगे, एशियन पेंट का जो प्रमोटर है आपको एक जगह पे वहाँ पे दिख जाएगा कहीं ना कहीं इलसीड इन्वेस्टमेंट, फिर आप देखिए इलसीड इन्वेस्टमेंट क्या लिस्टेड है कि नहीं है, तो वहाँ पता चल जाएगा, फिर उसका वैल्यूएशन का, ये सारे फंडामेंटल चीज़ होते हैं। तो आपको एक तो वैसे पता चलेगा। अब दूसरा है कि कैसे पहचाने कि कोई स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है। अच्छा, ये मिला क्यों नहीं आपको? क्योंकि सर आपसे बहुत पहले लोगों ने तो लगा रखा ना अपना ऑर्डर, आपसे भी पहले तो लोगों ने लगा रखा ऑर्डर, करोड़ों का करोड़ों एकदम उसमें ऑर्डर लगे पड़े हैं, कहाँ से मिलेगा? वो सर्किट पे ही चलता है, बात समझ रहे? इसीलिए नहीं मिलता है, और कोई बात नहीं। अब है कि कैसे पहचाने जो 6 महीने में ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। देखिए ये कोई गारंटीड तो होता नहीं स्टॉक मार्केट में अमर साहब, ये गारंटीड तो होता नहीं कि एकदम गारंटी रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। ऐसे में तो फिर पेनी स्टॉक्स पे चले जाइए। पेनी स्टॉक्स रिस्की होता है, चलता भी सर्किट पर है, गिरता भी सर्किट पर है, बात समझ रहे हैं?
और पेनी स्टॉक खतरनाक होता है। अब ये है कि कोई स्टॉक 10 रुपए का है पेनी स्टॉक, वो अचानक 6 महीने में 100 रुपए हो जाएगा, आप कहिएगा कि देखिए हो गया ना ये स्टॉक का ने हम लोग लिए। कारण कि सर पेनी स्टॉक का कोई बेस नहीं होता है, पेनी स्टॉक का कोई कोई ग्राउंड नहीं होता, वो जब भी चलेगा सर्किट पे चलेगा, जब भी चलेगा सर्किट पे डाउन चलेगा, तो आप फंस भी सकते हैं, ट्रैप भी हो सकते हैं। हाँ, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जो हीरो कंपनियां हैं, जो एक तरह का जमा हुआ कंपनी है, देश का जो शान है, आन है, बान है, वो सब थोड़ा धीरे धीरे चलेगा लेकिन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसके चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी स्टॉक्स, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश, तो मैंने एक वीडियो अभी आपको दिया ना, कल ही तो जाके दिया वीडियो रेक लिमिटेड का चार्ट, कि आप इसको पकड़िए कि कैसे ये चलता है। तो मैंने यहाँ 95 के आसपास में अपने लोगों को दिया था, 95 97 से 100 तक का एक रेंज दिया था कि यहाँ तक में आपको खरीदना है, और स्टॉक 115 का टारगेट था, वो तो डन हो गया। तो आप कैसे समझेंगे, इस चार्ट को देखना पड़ेगा ना कि चार्ट में मूवमेंट आ रहा है कि नहीं। अगर चार्ट में मूवमेंट आ रहा है, कोई खास तरह का मूवमेंट आ रहा है, तो आप उसको जरूर रीड करें कि हाँ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा कि कंपनी का बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है कि नहीं, कंपनी का बैलेंस शीट में मुनाफा हो रहा है कि नहीं, कर्जा खत्म हो रहा है कि नहीं, डेप्ट कम हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आप उस स्टॉक को होल्ड करके चले, वो आने वाले समय में आपको लंबा रिटर्न बना के भी दे सकता है। तो इसके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है अमर जी। ऐसा कोई भी एक सिंगल चीज नहीं होता है जिसके बेस पे कहा जाए कि हाँ ये स्टॉक मल्टी बैगर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैंने जस्ट अपने ग्रुप में मेरे स्टूडेंट लोग शेयर कर रहे हैं, उस स्टॉक को मैंने भी कई बार शेयर किया, आप लोगों के भी साथ किया है, पीपाप ऑटोमोटिव लिमिटेड। अब आप यहाँ पे देखिए डेली का चार्ट है पीपाप ऑटोमोटिव का, और ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया यहाँ पर 223-24 के आसपास में, और वो सीधे 262 हो गया। तो आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 4 दिन में हो गया 220 से 260, 40। अब सोचिए कितने % का मूवमेंट आ गया यहाँ पे, है ना। 100 भी लिया तो 4000 के प्रॉफिट बन गया आपको यहाँ पे डायरेक्ट। तो कहने का मतलब आपको स्टडी तो इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। अब आप इसका देखिए डेली का चार्ट है, अब ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी अच्छा ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ में, मंथली चार्ट देखेंगे तो उसमें भी ब्रेकआउट है, ईयरली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट बनता हो देख, यानी कि हर लेवल पे आपको स्टडी करना होगा, फाइनेंशियल, टेक्निकल और साथ ही बैलेंस शीट को भी, अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकल के भरोसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेक्निकल के भरोसे ज़्यादा रहते हैं, हम लोग टेक्निकल करते हैं, हम लोग 220 पे लिए, 23 पे लिए, 250 पे निकल गए, बात खत्म हो गई। तो हमने यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे 250 का जो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ये एरिया पे हम लोग निकल गए, चूंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम निकल गए 250 में, बात खत्म, पैसे बन गए। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, यही सब तो मैं सिखाता हूँ। आप जाएंगे मेरे मोबाइल ऐप पर, वहाँ पे देखिए पोजिशनल स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, कैसे ट्रेडिंग करें, BTST कैसे करें, हीलिंग स्टडी ट्रेडिंग सेटअप इंट्राडे के लिए कैसे करें, उसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटजी बताया, प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है मेरा। ये सारी चीज़ें तो लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग के लिए आएगा, जो कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। कल भी मैंने रेक लिमिटेड का चार्ट दिया, रेक लिमिटेड का स्टॉक दिया, देखिए मैं गारंटी दे सकता हूं इसमें कि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा रेक लिमिटेड को, क्योंकि यहां पे एजुकेशनल बातें किया, मैंने सिखाया कैसे करना चाहिए। लोग ये वीडियो नहीं देखते, लोगों को चाहिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। मैं स्ट्रैटेजी वर्ड लिखता नहीं, मैं स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करता नहीं, तो लोग देखते नहीं स्ट्रैटेजी, जबकि मैंने इसमें पूरा क्लियर कट बताया। तो ये एजुकेशनल जो इतने वीडियो में डालता हूं ना, आप उसको देखिए। मैं जितने स्विंग कॉल्स के वीडियो डालता हूं उसमें प्योर चार्ट एनालिसिस करके बताता हूं कि कहां पे बाइंग बनेगी, कहां पे टारगेट बनेगा, कहां पे स्टॉप लॉस बनेगा, तब मैं जाके आपको बताने की कोशिश करता हूं, है ना। सारे लोगों को बताने को, लोग उसको स्किप कर करके खाली लेवल देख लेते हैं बाय और सेल, तो कैसे पता चलेगा। वहीं पे तो स्टडी है सर, वहीं पे तो स्टडी है कि नहीं अमर जी। तो अमर जी आपको इन सब चीज़ों को देखना और समझना, सारे लोगों को। मैंने हज़ारों वीडियो ऐसे बना रखे हैं, हज़ारों वीडियो जिसमें सिर्फ लर्निंग भरा हुआ है, लेकिन लोग इसको स्किप करके देखते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी नहीं लिखता हूँ। मेरे सिर्फ फ्री वाले वीडियो देख देख के लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग सीख लिया, स्ट्रैटेजी सीख लिया। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा पूरा डिटेल बताता हूँ फ्री वाले में भी। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखते तो वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसलिए देखिए, सीखिए, रेक लिमिटेड के स्टॉक्स को देखिए, चाहे इसके पहले जितने भी मैंने स्विंग कॉल्स वाले देखे, उसको वीडियो को पूरा देखेंगे लोग तो ज़रूर सीख और समझ जाएंगे। तो ये था अमर जी आपके सवाल पर मेरा जवाब। आप बिल्कुल सीखिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बाकी मैं फिर से बता दूँ कि ये लास्ट सवाल था अमर कुलकर्णी साहब का इस सीरीज़ का, और मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का इनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 बैच के लिए। अगर इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।